अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स 10th के जिस टॉपिक को डिस्कस करने हैं वो है हमारे पास आइसोटोप्स एंड रेडियो आइसोटोप्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल we define what is isotopes. Isotopes are atom of an element which have same number of proton but different number of neutron in their nuclei. यानी कि किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो मुख्तलिफ, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 आइसोटोप्स है फॉर द हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन एटम के 3 आइसोटोप्स है। कौन कौन से हैं? एक हमारे पास है प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। देखिएगा प्रोटियम में एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। ड्यूट्रियम की अगर हम बात करते हैं, एक प्रोटॉन, ये अब न्यूट्रॉन 1 है और 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि अब हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 हो गए। और थर्ड जो ट्रिटियम है उसमें 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, यानी कि इन 3 डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट है। ये है इनके सिंबॉलिकली हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। ये हमारे पास प्रोटियम है, इसमें हमारे पास एक प्रोटॉन लेकिन 0 न्यूट्रॉन, यानी कि कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, नो न्यूट्रॉन। ये हमारे पास ड्यूट्रियम है, ड्यूट्रियम में ये एक ही प्रोटॉन है, अब हमारे पास न्यूट्रॉन 1 है। और ट्रिटियम में हमारे पास कितने, 2 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, यानी कि इन ऑल ऑफ 3 टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नॉट सेम, चेंज हो रहे। सो नेक्स्ट वी डिफाइन बिफोर द रेडियो आइसोटोप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज स्टेबल न्यूक्लियाई एंड व्हाट इज अनस्टेबल न्यूक्लियाई। स्टेबल न्यूक्लियाई हमारे पास क्या होता है और अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिफाइन करेंगे। स्टेबल क्या होता है? द न्यूक्लियाई विच डू नॉट इमिट रेडिएशन नेचुरली, जो कि इमिट ही नहीं करते रेडिएशन, यानी कि इन अदर वर्ड वी से दैट जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो फ्रॉम 1 to 82 हो, यानी कि इनके दरमियान में हो। द न्यूक्लियाई विद द एटॉमिक नंबर 1 to 82 आर कॉल्ड द स्टेबल न्यूक्लियाई। ये क्या कहलाते हैं? स्टेबल न्यूक्लियाई कहलाते हैं। जैसे हमारे पास Na, यानी कि सोडियम, ये एग्जांपल है फॉर द स्टेबल न्यूक्लियाई सोडियम की। नेक्स्ट हमारे पास अनस्टेबल, जिनका एटॉमिक नंबर जो मोर देन 82, द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 82 और कॉल्ड द अनस्टेबल न्यूक्लियाई, उनको हम अनस्टेबल न्यूक्लियाई कहते हैं। नेक्स्ट हमने जिस पॉइंट को डिस्कस करना है वो है रेडियो आइसोटोप। स्टेबल और अनस्टेबल को डिस्कस करने का मकसद यही था ताकि हमें रेडियो आइसोटोप्स का ठीक से पता चल जाए। क्योंकि रेडियो आइसोटोप्स क्या होता है, इसमें डियर स्टूडेंट हम स्टेबल जो न्यूक्लियाई होते हैं उनके ऊपर बम्बार्डिंग करते हैं प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन्स की या अल्फा पार्टिकल्स की, तो फिर वो वही जो स्टेबल न्यूक्लियाई थे पहले वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई में चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे जो कि हम बजाते खुद स्टेबल न्यूक्लियाई से अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियली, इनको हम रेडियो आइसोटोप्स कहेंगे। यानी कि ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे? रेडियो आइसोटोप्स। सो लेट्स डिफाइन द स्टेबल एंड नॉन रिएक्टिव एलिमेंट, क्योंकि जो स्टेबल होते हैं वो नॉन रिएक्टिव कैन बी चेंज्ड इनटू रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? बाय बम्बार्डिंग देम विद द प्रोटॉन, यानी कि उनके ऊपर प्रोटॉन की बम्बारिंग करके, टारगेट करके प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन को या अल्फा पार्टिकल को,
यानी कि जब भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए जाते हैं, उनके ऊपर बौछार की जाती है स्टेबल न्यूक्लियाई के ऊपर, तो वो किस में चेंज हो जाते हैं? वो रिएक्टिव एलिमेंट्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो रिएक्टिव एलिमेंट्स फिर इस तरह जो हमें ड्यू टू द बम्बार्डिंग ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल जो ऑब्टेन करते हैं, हम उसको हम क्या कहते हैं? रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। सो रेडियो आइसोटोप्स ये एग्जांपल है, जैसा कि हमने न्यूट्रॉन की बौछार की स्टेबल सोडियम न्यूक्लियाइड के ऊपर, तो इससे क्या हुआ? ये हमारे पास सोडियम जो है ये रेडियो आइसोटोप्स बन गया, यानी कि Na24, 11 और साथ ही गामा रेज इमिट होती हैं। इसी तरह ये अल्फ़ा पार्टिकल हमने बौछार की किसके ऊपर? एल्युमिनियम न्यूक्लियाइड के ऊपर, जो कि स्टेबल था। इससे हमें क्या मिला? इससे हमें फास्फोरस रेडियो आइसोटोप्स मिला और साथ में ये न्यूट्रॉन भी। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल है फॉर द रेडियो आइसोटोप्स। नेक्स्ट हमारे पास यूजेस फॉर द रेडियो आइसोटोप्स है, तो उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल है ट्रेसर, यानी कि रेडियो आइसोटोप्स जो हैं चूँकि ये यूज़ भी होते हैं इन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड मेडिसन, तो बहुत इंपॉर्टेंस है रेडियो आइसोटोप्स की इनको, क्योंकि हमने स्टेबल न्यूक्लियाई से अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई क्रिएट करते हैं, फिर इनका हम डिफरेंट मेडिसन में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में और इनमें बतौर ट्रेसर भी यूज़ करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट में भी इसको यूज़ करते हैं, कार्बन डेटिंग में भी यूज़ करते हैं। तो हम इनको ब्रीफ करते हैं, अभी एक्सप्लेन करते हैं। रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड एज ट्रेसर इन मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड आल्सो इन एग्रीकल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि रेडियो आइसोटोप्स जो हैं वो मेडिसिन में कैसे, मेडिसिन में ये डियर स्टूडेंट, इन मेडिसिन रेडियो आइसोटोप्स जो हमारे पास आयोडीन, सॉरी, ये आयोडीन 131 है, ये फॉर द अकोमुलेशन इन द थायराइड ग्लैंड एंड फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड फंक्शन। और इसके अलावा जो हमारे पास मेडिसिन में एक और रेडियो आइसोटोप से यूज़ होता है फास्फोरस 32, जो कि फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन ट्यूमर यूज़ करते हैं हम उसको। नेक्स्ट हमारे पास कोबाल्ट भी यूज़ किया जाता है, कोबाल्ट 60 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी कि कोबाल्ट 60 ये कैंसर के ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इन द केस ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेसर, ट्रेसर इन इंडस्ट्री, यानी कि जो रेडियो आइसोटोप्स है ये इंडस्ट्री में भी बतौर ट्रेसर यूज़ होता है। टू यूज़ द लोकेट द वेयर एंड टेयर मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरी, यानी कि वेयर एंड टेयर मीन्स के टूट फूट का शिकार जो हो जाते हैं मशीनरी के अंदर, पुर्जे जो होते हैं जो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं इंडस्ट्री में, तो हमें उनको पता लगाने के लिए कि कहाँ ये गड़बड़ हुई है या इनके टूट फूट का शिकार कहाँ पे हुआ है इंडस्ट्री में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कोबाल्ट 60। और इसके अलावा रेडियो आइसोटोप्स इंडस्ट्री में जो यूज़ होते हैं टू फाइंड द लोकेशन ऑफ लीक्स इन अंडरग्राउंड पाइप, अंडरग्राउंड पाइप के अंदर जहाँ पे लीक हो जाती है उसके बारे में पता लगाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा गैमा रेज जो होती है ये रेडियोग्राफी इज़ यूज्ड इन मेटल्स, इट आल्सो शो एनी फ्लो इन मेटल कास्टिंग एनी वेल्डेड जॉइंट्स। इसके अलावा हम जो रेडियो आइसोटोप्स करते हैं फॉर द यूज़ इन इंडस्ट्री, वो हमने बताया आपको कि मशीनरी पार्ट्स को जो वेयर एंड टेयर यानी कि टूट फूट का शिकार हो जाते हैं उनमें भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डियर स्टूडेंट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हमें यूज़ करते हैं फास्फोरस 32 फॉर द ट्रेसर टू फाइंड आउट द प्लांट और अब्जॉर्बिंग द फास्फोट फर्टिलाइजर विच आर द क्रूशियल टू देयर ग्रोथ, कि इनके प्लांट जो है फास्फेट फर्टिलाइज़र को कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है कि पौधा जो है, प्लांट जो है ठीक से ग्रोथ भी कर रहा है। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए हम रेडियो आइसोटोप्स यूज़ करते हैं, जो कि फास्फोरस रेडियो आइसोटोप्स। और नेक्स्ट हमारे पास
मेडिकल ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट में स्कूबाल्ट 60 हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फॉर द डिटेक्टेशन ऑफ कैंसर ट्यूमर एंड सेल्स। और इसके अलावा रेडियो आइसोटोप्स किल द सेल्स फॉर द मैलिग्नेंट ट्यूमर इन द पेशेंट, यानी कि पेशेंट के अंदर क्या करते हैं, ये किल कर देते हैं उन सेल्स को जो कि पेशेंट को काज बन रहे होते हैं फॉर द कैंसर। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पे है डियर स्टूडेंट, कार्बन डेटिंग। व्हाट इज़ कार्बन डेटिंग? इसमें हम ये भी आपको बताते हैं कि कार्बन डेटिंग है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एज ऑफ डेड ह्यूमन एंड एनिमल tree can be estimated by comparing the activity of carbon 40 in the live and dead. This technique is called the carbon dating। इसको एक्सप्लेन करते हैं डियर स्टूडेंट। चूँकि जो एनिमल सॉरी प्लांट्स है ना, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज़ द कार्बन डाइऑक्साइड और उस वजह से वो स्लाइटली जो है रेडियो एक्टिव बन जाते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव कार्बन 40 जो है ये भी एटमॉस्फेयर में इसकी भी स्मॉल अमाउंट जो है वो प्रेजेंट है, मौजूद है। रेडियो एक्टिव कार्बन 40 इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। सो live plants use carbon dioxide and therefore become slightly radioactive सॉरी, इसलिए वो रेडियोएक्टिव बन जाते हैं। लेकिन जब वो प्लांट्स जो हैं वो जब डेड हो जाती है, यानी कि जब ट्रीज या प्लांट्स या डाइज हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, फिर वही कार्बन 40 जो उनके अंदर पाई जाती है वो डिके होना शुरू हो जाती है। क्योंकि कार्बन 40 जो है इसकी हाफ लाइफ हमारे पास है 5730 ईयर, यानी कि इसकी फिर अब क्या होगा, हम कंपेयर करेंगे लाइव प्लांट्स का विद द हेल्प ऑफ कार्बन 40, यानी कि इन दोनों को कंपेयर किया जाता है, मुवाजना किया जाता है, और उससे हम जो है साइंटिस्ट जो है अंदाज़ा लगाते हैं द एक्टिविटी ऑफ लाइफ ट्री रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट एज द कार्बन 40, क्योंकि वो कांस्टेंट रहती है। जबकि जो जेट होते हैं उसमें कार्बन जो है कार्बन 40 जो है वो no more and replenished. So therefore, by measuring the activity in the ancient relic, scientists can estimate its age। इस तरह उनकी एज का अंदाज़ा लगाया जाता है। और द एज ऑफ रॉक्स can be estimated by comparing their carbon 40 concentration with the, यानी कि उनके जो हमारे पास रॉक्स होती है, द एज ऑफ रॉक सैंपल कैन आल्सो बी एस्टिमेटेड बाय कंपेयरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम 40 एंड आर्गन 40, यानी कि एज ऑफ रॉक जो सैंपल जो है उसको हम इन किस कंसंट्रेशन के साथ कार्बन सॉरी ये पोटाशियम और आर्गन की हर पोटाशियम और कार्बन 40 के साथ उनकी एज जो है इससे कंपेयर करके कार्बन 40 को इनके साथ कंपेयर किया जाता है और फिर हम उससे उनकी एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरह रेडियो आइसोटोप्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं टू फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एज ऑफ द डिफरेंट प्लैनेट्स सॉरी। ओके, आज का हमारा लेक्चर यही था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।